The Fasna Pakka Hai series is hands down the best question answer series you can get for humanities students. फंसना पक्का है इज अ लाइफ सेवर। हर सवाल का जवाब फंसना पक्का है, ये नहीं देखा तो क्या देखा। स्वागत है ह्यूमैनिटीज की नंबर 1 क्वेश्चन आंसर सीरीज में। हेलो कैसे हो? वेलकम बैक टू द मोस्ट लेजेंडरी फंसना पक्का है सीरीज, जिसमें हम देखेंगे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स। तो सीधे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। डिफाइन द टर्म ह्यूमन सेटलमेंट। इस चैप्टर से इस टर्म के लिए तुम्हारे पास डेफिनेशन होना ही चाहिए। एंड क्वेश्चन पूछ रहा है कंपेयर द टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। तो क्वेश्चन सिर्फ इसके बारे में भी अगर पूछेगा ना, तो छोटा सा ह्यूमन सेटलमेंट का हेडिंग बना के उसकी डेफिनेशन लिख देना इंट्रोडक्शन में। ह्यूमन सेटलमेंट किसको बुलाते हैं? एनी क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स ऑफ एनी टाइप ऑफ साइज जहां पे ह्यूमन बींग्स रहते हैं, उसको हम एक ह्यूमन सेटलमेंट बुलाते हैं। एंड ये जो ह्यूमन सेटलमेंट का फीचर अगर क्वेश्चन पूछता है तो लिख देना, ये भी एक फीचर है, ये भी एक फीचर है कि इट वेरी इन साइज एंड टाइप। इट कुड बी छोटा एंड स्पार्सली स्पेस्ड हो सकता है, या फिर बहुत बड़ा एंड डेंस हो सकता है, क्लोजली स्पेस्ड हो सकता है। तो ये एक पॉइंट आप बना के आना ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए। एंड जनरली हम दो कैटेगरीज, दो टाइप्स में ह्यूमन सेटलमेंट्स को डिवाइड करते हैं, जिसका क्वेश्चन था। तो कौन से हैं वो दो टाइप? रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। दोनों के बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, तुम्हें पता होना चाहिए। ऐसा ही चार्ट आप बना के आ सकते हैं जिसमें आप अपना आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहले रूरल सेटलमेंट साइज में जनरली कंपेयर। अरे वाइट क्यों हो रहा है? स्मार्ट बोर्ड का जो पेन है वो खराब हो गया। ये पेन टैबलेट का पेन है। तो टर्न्स आउट की स्मार्ट बोर्ड के पेन में दो साइड होते थे, एक से व्हाइट चल रहा था, एक से रेड चल रहा था, बट अभी के लिए हमारे पास ये है, तो अभी इसी से काम चला लेते हैं। अब जो साइज है वो जनरली हमारे रूरल सेटलमेंट का छोटा होता है, अर्बन सेटलमेंट्स का बड़ा होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी कॉमन सेंस से भी आंसर कर सकते हो। हमें रूरल में लो डेंसिटी देखने को मिलती है, अर्बन में हायर डेंसिटी देखने को मिलती है। हमारे जो ऑक्यूपेशन है हमारे रूरल सेटलमेंट में, उसमें जनरली प्राइमरी सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये हमारे विलेजेस में देखने को मिलते हैं। वाइल हमारा जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, अरे यार जाए भाड़ में, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है, ये हमारे अर्बन सेटलमेंट्स का एक मेजर पार्ट है। जैसे कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज हो गई, इंडस्ट्रीज वगैरह हो गई। एंड सोशल स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विलेजेस में एक सिंपलर वे ऑफ लाइफ होता है एंड लोगों के बीच में क्लोजर सोशल रिलेशंस देखने को मिलते हैं। वाइल इन सिटीज एक कॉम्प्लेक्स सोशल रिलेशन हमें देखने को मिलता है और फास्ट पेस्ड लाइफ होता है। एंड एक और पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। यूजुअली जो हमारे रूरल एरियाज है वहां पे उतना अच्छी फैसिलिटीज नहीं होती हैं, तो लिमिटेड फैसिलिटीज होती हैं एजुकेशन की, हेल्थ की, ट्रांसपोर्ट की। वेयर एज जस्ट ऑपोजिट हमारे सिटीज में हमें वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविक एमिनिटीज देखने को मिल जाती है। इकोनॉमिक बेस की हमने बात कर ली है कि एग्रीकल्चर मेन इकोनॉमिक बेस होता है विलेजेस में, वाइल हमारे अर्बन सेटलमेंट्स में जो इकोनॉमी है वो इंडस्ट्रीज पे और सर्विसेज पे डिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपसे पूछ रहा है डायरेक्टली रूरल सेटलमेंट के बारे में कि एक्सप्लेन द टर्म रूरल सेटलमेंट, ये क्या होता है, अच्छे से डिटेल में बताओ। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, इतना तो हमने अभी थोड़ा देख लिया है, लेकिन आगे वो पूछ रहा है कि फैक्टर्स बताओ एंड कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। तो यहां पे अब हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अलग अलग टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले वही डेफिनेशन जो हमने पीछे देखी थी, क्योंकि क्वेश्चन अगेन आपसे रूरल के बारे में पूछ रहा है, तो ये पूरी डेफिनेशन पीछे वाली हो गई। उसके बाद अब हम सीधे देखते हैं फैक्टर्स को। सबसे पहले फिजिकल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? रिलीफ मतलब बेसिकली हम टोपोग्राफी की बात कर रहे हैं कि भाई प्लेन्स है या फिर माउंटेनियस रीजन है या फिर क्या है। अगर अब देखो इस चैप्टर में ना कहीं पे भी डेफिनेशन आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगी, कहीं पे भी थ्योरी आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगी। डिफिकल्ट पार्ट है एग्जांपल्स। तो आपको एग्जांपल्स अच्छे से सारे आंसर्स में देखने हैं और सुनने हैं। प्लेन्स में हमें क्या देखने को मिलेगा? कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगे। वेयर जो हिली रीजन्स है, माउंटेनियस रीजन्स है, वहां पे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स, डेंस सेटलमेंट ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे हमें डिस्पर्ज सेटलमेंट्स मिलेंगे। क्लाइमेटिक कंडीशंस की अगर अपन बात करते हैं तो जहां पे मॉडरेट क्लाइमेट है वहां पे लार्जर सेटलमेंट्स होंगे, लेकिन कहीं पे एकदम हार्श
कोल्ड या फिर एकदम हार्श हॉट वेदर है तो वहां पे ये पॉसिबल ही नहीं है। तो वहां पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में हमें स्कैटर्ड हैबिटेशंस देखने को मिलेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जहां पे अच्छी होगी वहां पे हमें सेटलमेंट्स मिलेंगे। तो सेटलमेंट जो है वो नियर रिवर्स, लेक्स और वेल्स अक्सर डेवलप हो जाते हैं। सॉइल फर्टिलिटी की अगर अपन बात करें तो जहां पे पिछले चैप्टर में हमने देखा था पॉपुलेशन कहां पे ज्यादा थी, जहां पे अच्छी सॉइल फर्टिलिटी होगी तो जो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल है इट इंकरेजेस न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, क्योंकि यहां पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर इज वेरी पॉसिबल एंड हेंस इट हैपेंस। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स की अगर अपन बात करें तो ये बहुत हद में जो कास्ट सोसाइटीज हैं, हमारी कास्ट स्ट्रक्चर्स हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ये लेआउट ऑफ द विलेजेस को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। अगले ही क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कुछ टाइप ऑफ सेटलमेंट्स हैं उसमें हमें कास्ट का एक मेजर रोल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसकी बात करेंगे। तो जो कास्ट है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये भी टाइप ऑफ सेटलमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स की अगर अपन बात करते हैं तो जिस तरीके की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस किसी जगह पर हो रही है या फिर लैंड होल्डिंग का क्या पैटर्न है, अगर किसी के पास बहुत ज्यादा लैंड है तो हो सकता है वहां पे हाउसेस स्पेस्ड हो या फिर हो सकता है एक विलेज में सिर्फ थोड़ा लैंड लोगों के हाथ में। तो ये सारे चीजें हैं जो पैटर्न ऑफ सेटलमेंट को भी डिफाइन करते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज किस तरीके की है किसी सोसाइटी में, ये भी इन्फ्लुएंस करती है सेटलमेंट को। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे अगले पेज में कि कैसे हमारे राजस्थान के कुछ रीजन्स में जहां पे वाटर फैसिलिटीज लिमिटेड थी तो वहां पे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेटलमेंट बनेगी। हिस्टोरिकल फैक्टर्स, पास्ट में कैसे इन्वेजन्स हुए हैं, वॉर्स हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस कैसे रहे हैं, ये भी काफी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं सेटलमेंट पैटर्न को डिफाइन करने के लिए। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक कर दें। आपके लिए शायद आधे सेकंड का काम है लेकिन बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट पड़ता है। एंड एक अच्छा सा कमेंट भी कर दो भाई। क्या कमेंट करिएगा लेकिन कमेंट कर दो अपना फेवरेट नंबर। आपका फेवरेट नंबर क्या है? माइन इज 3। आपका जो भी फेवरेट नंबर है वो आप कमेंट में बता सकते हैं। फेवरेट कलर भी बता सकते हैं। दिस इज माई second favorite color. My first favorite color is blue. Second favorite color is pink, but not this shade of pink, baby pink. But ठीक है, अभी के लिए जो है सो है। Rural settlement in India can be divided into 4 parts. तो rural settlement के अलग अलग parts क्या हैं, categories क्या हैं, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो सीधे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो 4 हमारे ये हो गए। अब इनकी हम डिटेल्स यहां नीचे आके देख लेते हैं। सबसे पहला नाम आ जाता है, हेडिंग बना दी क्लस्टर्ड सेटलमेंट, और इसको आपने डिस्क्राइब करना चालू किया। क्लस्टर्ड सेटलमेंट क्या होते हैं? जहां पे हमें बहुत कॉम्पैक्ट, बहुत क्लोजली बिल्ट की एक एरिया जहां पे बहुत पास घर बने हुए हैं उसको हम बोलते हैं क्लस्टर्ड सेटलमेंट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होता है, जो लिविंग एरियाज है, मान लेते हैं ये लिविंग एरियाज है, तो यहाँ पे हमें घर बहुत सारे क्लोजली स्पेस्ड घर देखने को मिल जाते हैं। तो जो फार्म्स हैं, जो बार्न्स हैं, जो पास्चर्स हैं, वो इनसे अलग होते हैं। तो ये इनका फीचर हो गया। 2 पॉइंट आपके हो गए। इसमें हमें बहुत क्लोजली बिल्ट अप एरिया देखने को मिलता है, बीच से हमें स्ट्रीट्स देखने को मिलती है। एंड यूजुअली ये जो शेप्स होते हैं ये ज्योमेट्रिक शेप्स या फिर पैटर्न्स फॉलो कर रहे होते हैं। हमें रेक्टेंगुलर, रेडियल, लीनियर एटसेट्रा ऐसे शेप्स इन सेटलमेंट्स में देखने को मिल जाते हैं। ऐसे जो सेटलमेंट्स हैं ये यूजुअली, मैंने बोला ना, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, हमें फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स में या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिल जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग हैं कॉम्पैक्ट विलेजेस में सिक्योरिटी पर्पसेस के कारण ऐसे पैटर्न्स फॉर्म कर रहे होते हैं। एंड डिफेंस रीजंस हो गए, जैसे कि बुंदेलखंड रीजन हो गया हमारे सेंट्रल इंडिया का या फिर नागालैंड का, तो वहां पे इन पर्पसेस के लिए ऐसे क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स बनाए जाते हैं। राजस्थान का रीजन एकदम अलग है, यहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ वाटर है एंड हेंस जितना भी अवेलेबल वाटर रिसोर्सेस है उनके पास हमें ऐसे क्लस्टर्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एकदम अलग रीजन के कारण इसको बनाया गया है। ये सारे एग्जांपल्स आपको मेंशन करके आना पड़ेगा। अगला है हमारा सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। इनको और हम क्या बुला सकते हैं? इनको और हम फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट्स बुला सकते हैं। एंड ये जो
पार्शियल क्लस्टरिंग है। ये क्यों होती है? ये सेग्रीगेशन के कारण होती है कि मान लेते हैं एक ये क्लस्टर्ड एरिया, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के घर हैं लेकिन कुछ लोगों को अलग किया जा रहा है, इनके अलग क्लस्टर्स बन रहे हैं। ऐसा क्यों होगा? ऐसा होगा यहाँ पे हमारे डिविजन्स के कारण। तो सोशल डिविजन्स एक मेन फैक्टर है जिसके कारण ऐसे क्लस्टर्स, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स बनाए जाते हैं कि भाई जो लैंड ओनिंग कैटेगरीज हैं, जो डोमिनेंट ग्रुप्स हैं विलेजेस के, वो विलेजेस के सेंट्रल एरियाज में रह रहे हैं, लेकिन जो लो कास्ट के लोग हैं, जो कमजोर सेक्शंस वाले लोग हैं, वीकर हैं इकोनॉमिकली, उनको अलग पार्ट्स में, आउटर सेक्शंस में रखा जा रहा है। एंड हेंस इसके कारण, सोशल डिविजन्स के कारण हमें ये देखने को मिल जाते हैं। ये हमें कहां देखने को मिलते हैं? गुजरात के प्लेन्स में, पार्ट्स ऑफ राजस्थान में। हेमलेटेड सेटलमेंट्स, हेमलेटेड सेटलमेंट्स में हमें मल्टीपल यूनिट्स देखने को मिल जाते हैं जो विलेज का पार्ट होते हैं। इन यूनिट्स के लिए अलग अलग नेम्स देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल पन्ना, पारापल्ली, नगलाधनी एटसेट्रा, ये अलग अलग यूनिट्स है जो मिला के सेटलमेंट को फॉर्म करते हैं। अगेन ये क्यों हो रहा है? सोशल और एथनिक फैक्टर्स के कारण की हो सकता है। एक ग्रुप यहाँ पे रह रहा है, एक ग्रुप यहाँ पे, एक ग्रुप यहाँ पे। अगेन यहाँ पे हमें सोशल फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं जिसके कारण ऐसे हेमलेटेड सेटलमेंट्स बनाए जाते हैं। ये हमें मिडल एंड लोअर गंगा प्लेन में, छत्तीसगढ़ में एंड लोअर वैलीज ऑफ द हिमालयाज में देखने को मिल जाते हैं। डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, अब डिस्पर्स्ड सेटलमेंट या फिर आइसोलेटेड सेटलमेंट पैटर्न हमें क्यों देखने को मिलेगा और क्या होता है? ये क्या होता है जिसमें हमें एक हट यहाँ, एक हट यहाँ, एक हट वहां है, या फिर कुछ हट्स यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, ऐसे हमें देखने को मिलते हैं इसमें, क्योंकि जो टेरेन है वो वेल सूटेड नहीं है। बहुत पहाड़ियां हैं या फिर फॉरेस्टेड एरियाज है, तो वहां पे डिस्पर्स सेटलमेंट्स बनाए जाते हैं बिकॉज ऑफ द टेरेन। मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरला आर एग्जांपल्स जहां पे हमें ये देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि इस नोट में लिखा हुआ है कि हर एक पर्टिकुलर टॉपिक से खुद का क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि इसको और इसको एक्सप्लेन करो, इनमें डिफरेंशिएट करो, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन हमने चारों को कवर कर लिया है, जो भी आएगा उसको एक्सप्लेन करके आ जाना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको द ट्विन ब्रोस के प्रीमियम नोट्स चाहिए या फिर आपको चाहिए हमारी लेजेंडरी फसना पक्का है के PDF जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PYQs, उनके बोर्ड स्टाइल में आंसर्स मिल जाएंगे, ये दोनों चीजें आपको मिल जाएगी हर एक ह्यूमैनिटीज के मेजर सब्जेक्ट के लिए हमारे thetwinbros.in पे, या फिर हमारे एप्लीकेशन से इनको आप एक्सेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। विलेजेस से, रूरल सेटलमेंट से बढ़ते हैं हम टाउन्स के ऊपर। Towns flourished since prehistoric time in India. Evaluate the statement giving examples of different towns. या फिर डायरेक्टली पूछ सकता है कि on the basis of evolution in different periods, Indian towns may be classified into 3 parts. Explain the 3 towns. तो क्या है वो? फ्लोचार्ट बना सकते हो या फिर ऐसे ही लिख सकते हो, एंशिएंट टाउन्स, medieval towns एंड मॉडर्न टाउन्स। एक एक करके तीनों को हम डिफाइन करेंगे। एंशिएंट टाउन्स हमारे वो टाउन्स हैं जिनकी हमें एक बहुत लॉन्ग हिस्ट्री देखने को मिल जाती है। बहुत सारे ऐसे टाउन्स हैं जिनका बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 2000 ईयर्स पुराना है एंड हेंस दे आर कॉल्ड एंशिएंट टाउन्स। इनमें से ज्यादातर जो डेवलप हुए थे वो एज रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर्स इमर्ज हुए थे, जैसे कि वाराणसी इसका एक पीक एग्जांपल है, आप याद रखेंगे। और क्या एग्जांपल है? हमारा पटना हो गया, इलाहाबाद हो गया, ये एग्जांपल्स हैं हमारे एंशिएंट टाउन्स के। मिडीवल टाउन्स की अगर हम बात करते हैं तो अराउंड 100 ऑफ दीज आर दोज जो हमारे मिडीवल पीरियड ऑफ इंडिया में डेवलप हुए थे, जो हमारे मिडिल सेंचुरीज थे हमारे इंडियन हिस्ट्री के। एंड ये बहुत सारे ऐसे थे दैट डेवलप्ड एज हेडक्वार्टर्स ऑफ प्रिंसिपैलिटीज एंड किंगडम्स। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे भी थे जो फोर्ट टाउन्स की तरह इमर्ज हुए कि ये फोर्ट है एंड उसके आजू बाजू टाउन्स डेवलप हो गए, कई बार ड्यू टू सेफ्टी रीजंस वगैरह, पॉलिटिकल रीजंस। एंड इनका यूजुअली हमें देखने को मिलता है कि मैनी ऑफ दीज केम अप ऑन द रूइंस ऑफ एंशिएंट टाउन्स। मतलब क्या कि पहले यहाँ पे एक एंशिएंट टाउन था, अब वहीं पे एक नया टाउन इमर्ज हो गया उसी एग्जैक्ट रीजन में। उसको हम बोलते हैं कि भाई इनका रूट्स कई बार हमें एंशिएंट टाउन्स में ही देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जांपल दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर, ये सारे हमारे इसके एग्जांपल है मिडीवल टाउन्स के। मॉडर्न टाउन्स जब लिखने को आएगा तो सबसे पहले पॉइंट लिखना, बहुत सारे ब्रिटिश और यूरोपियंस ने जो सेवरल टाउन्स डेवलप किए हमारे इंडिया में, दे वर द मॉडर्न टाउन्स, जो कि कई बार एज पोस्टल ट्रेडिंग पोर्ट्स की तरह इमर्ज हुए थे। सूरत, दमन, गोवा, पौंडीचेरी। द ब्रिटिश
लेटर क्या किया उन लोगों ने, पहले पोर्ट एरियाज जो थे हमारे वहां पे उन्होंने अपना कंसोलिडेशन किया, उसके बाद मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे रीजन्स को उन्होंने अपना मेजर पोर्ट सिटीज बनाया एंड यहाँ पे उन्होंने ब्रिटिश यूरोपियन आर्किटेक्चरल स्टाइल को फॉलो करते हुए टाउन्स को स्टेब्लिश किया। इन लोगों ने और क्या किया, अलग अलग टाइप्स के टाउन बनाए हमारे मॉडर्न पीरियड में, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स की तरह टाउन्स बनाए, हिल टाउन्स बनाए अपने समर रिजॉर्ट्स की तरह, एंड बहुत सारे सिविल, एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एरियाज पे उन्होंने अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया एंड वहां पे सेटलमेंट्स वगैरह बनाए। यहाँ पे आप जमशेदपुर का नाम जरूर याद रखिए। आफ्टर 1850 एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल टाउन था जो डेवलप हुआ एंड इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे ऐसे रीजन्स थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स की तरह इमर्ज हुए, कुछ इंडस्ट्रियल सेंटर्स की तरह, कुछ सैटेलाइट टाउन्स की तरह, मीडियम एंड स्मॉल टाउन्स हमें देखने को मिल जाते हैं। रूरल इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा था और ये टाउन्स भी डेवलप हो रहे थे। Some towns specialize in certain functions, products और services। एक्सप्लेन करो इस चीज को कि कैसे किसी एक पर्टिकुलर टाउन का कोई एक मेजर यूनिक फीचर हो सकता है, उसका ही हम आंसर यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आ गया हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड सिटीज। तो ऑब्वियसली इसमें हमारे कैपिटल्स वगैरह आ जाएंगे। वो टाउन्स दैट सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ हायर ऑर्डर आर एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। ये डेफिनेशन लिख के आप एग्जांपल्स लिखेंगे, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, भोपाल, शिलोंग एटसेट्रा। इसको आप एक बार पॉज करके रीड मार सकते हैं। इंडस्ट्रियल टाउन्स में वो सारे रीजन्स आ जाएंगे जहां पे उनका सबसे इंपॉर्टेंट जो फाउंडेशन है दैट इज द इंडस्ट्रीज जो वहां पे हैं एंड हेंस इसके एग्जांपल है मुंबई, सलेम, कोयम्बतूर एटसेट्रा। ट्रांसपोर्ट सिटीज वो एरियाज जहां पे मेजरली ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, तो इसमें हमारे सारे पोर्ट टाउन्स आ जाएंगे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, कंडला, कोची, कोझिकोडे एटसेट्रा। एंड हब्स ऑफ इनलैंड ट्रांसपोर्ट भी आ जाएंगे जो इनलैंड टाउन कंट्री एंड इनलैंड ट्रेड जितना भी है उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल आगरा, धुलिया एटसेट्रा। इटारसी मेरे मामा जी रहते हैं, यहाँ पे ट्रेन जब भी जाती है तो आधा एक घंटा रुकती है क्योंकि वो ट्रेन का भी एक इंपॉर्टेंट जंक्शन है। अब मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को इसी चीज में प्रॉब्लम होती है कि कैसे याद करेंगे इतनी सारी चीजें, बट अगेन मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि कैसे आप लिंक बना सकते हो। दिल्ली, भोपाल, चंडीगढ़ याद करना कोई डिफिकल्ट काम तो नहीं है क्योंकि जाने जाते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स के लिए। इंडस्ट्रियल टाउन्स में हमारे जमशेदपुर हो गया, भिलाई हो गया, मुंबई हो गया, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स है। अगर आप इंडिया में रहते हैं, थोड़ा बहुत भी आपको बेसिक अवेयरनेस है तो आपने सुने हुए हैं ये नाम, बस एक बार रिवाइज कराने की जरूरत होती है। तो जितनी बार हो सके उतनी बार इनको बार बार पढ़िए, इसको एक बार रीड मारिए, इसको एक बार रीड मारिए। जब आप बार बार रिवाइज करेंगे तो अपने आप ही आपको फेमिलियर लगने लगेंगे। ऐसे अगर आप रिलेशन बना सकते हो कि अरे मामा जी मेरे रहते हैं या फिर देव भैया के मामा जी रहते हैं या फिर कोई भी अगर आप रिलेशन बना पा रहे हो तो वो बहुत हेल्प करता है। लेकिन बेस्ट चीज आप जो कर सकते हो वो यही है कि बिना टेंशन के, बिना कुछ सोचे बस इसको मल्टीपल बार रिवाइज कर लो। जब एक बार, दो बार, तीन बार इसको रिवाइज कर चुके होंगे ऑलरेडी आपको याद हो रहे होंगे। एंड ऑल्सो आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन वीडियो आप देख सकते हैं, एमसीक्यू वीडियो आप देख सकते हैं। हर एक चीज में आपका अलग अलग तरीके से रिविजन होगा जो कि आपको अगेन सेम चीज करने में हेल्प करेगा। अगर आपने हमारे द ट्विन ब्रोस के फंसना पक्का है कि पीडीएफ नहीं लिए हैं तो वो आप ले सकते हैं। उनमें सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, साइकोलॉजी के, सारे मेजर सब्जेक्ट के आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो वो भी आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। हमारे फंसना पक्का है कि जो क्वेश्चन आंसर वाले पीडीएफ है वो सब सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। एंड हमारे नोट्स आप ले सकते हैं, वो भी आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे। थोड़ा सा प्रमोशन टाइप्स लग रहा है लेकिन ये एक जेन्युइन सजेशन है मेरा कि कैसे आपको टॉपर बनना है। जर्नी यही है कि आपको बार बार उसको रिवाइज करना पड़ता है ताकि वो चीज आपको फेमिलियर लगे। अब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ये प्रमोशन था बट टिप्स जेन्युइन थी। अब कमर्शियल टाउन्स क्या होते हैं, वो टाउन्स एंड सिटीज जो हमारे कमर्शियल ट्रेडिंग और कमर्शियल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वैसे ट्रेड और कॉमर्स में अंतर क्या होता है, ट्रेड सिर्फ जो ट्रेड है उसको हम ट्रेड बोलते हैं, लेकिन कॉमर्स एक ब्रॉडर टर्म है। ट्रेड और उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सब कॉमर्स टर्म में इंक्लूडेड होती है। तो बेसिकली एक ब्रॉडर नेचर का टर्म है कॉमर्स। तो ट्रेडिंग एंड कमर्शियल एक्टिविटीज करने वाले कोलकाता, सहारनपुर, सतरा आप एग्जांपल्स याद रखेंगे। माइनिंग टाउन्स, अब इनका फीचर याद होना चाहिए। ये वो रीजन है जहां पे बहुत सारे मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं एंड एग्जाम्पल में रानीगंज, झारिया, दिग्बोई एटसेट्रा आप याद। सिंगरौली में मेरा एक 11th 12th क्लास का दोस्त रहा करता था।
गैरिसन कंटेनमेंट टाउन्स, ये वो रीजन्स थे बेसिकली जहां पे हमारे जो सोल्जर्स हैं दे आर स्टेशन, दे स्टे, वो हमारे डेवलप हुए एज गैरिसन टाउन्स। नाम याद रखेंगे, अंबाला, जालंधर। One day I will grow out of these things, but not for today. Educational towns basically वो हमारे centers of education जो कि basically major campus towns की तरह भी emerge हो गए। major campus towns मतलब वो areas जो जाने जाते हैं किसी major university के लिए, किसी major educational campus के लिए, तो वो है हमारे educational towns। नाम again आपको I guess याद हो ही गए होंगे सुनते से ही कि रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, इलाहाबाद, ये सारे वो रीजन्स हैं जिनसे आप कोई ना कोई इंपॉर्टेंट एजुकेशनल सेंटर को एसोसिएट कर पा रहे होंगे। और इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स जहां पे हमें रिलीजियस लिंक्स देखने को मिल जाते हैं, वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई एटसेट्रा, ये सारे वो नाम हैं जहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस और कल्चरल एक्टिविटीज के हब की तरह देखने को ये रीजन्स मिल जाते हैं। टूरिस्ट टाउन्स वो सारे जहां पे हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, एग्जांपल्स याद रख लो, नैनीताल, मसूरी, शिमला, पचमढ़ी एटसेट्रा। अब हमने हमारे सारे सिटीज, उनके जो एग्जांपल्स हैं वो देख लिए। इसको आप भूलोगे लेकिन एक बार रिवाइज, एक बार नहीं मल्टीपल बार रिवाइज कर लेना। रिवीजन के लिए आप हमारे प्रीमियम नोट्स और एफपीएच के पीडीएफ्स यूज कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एक और चीज याद रखेंगे कि इवन दो हमने बोल दिया कि भाई ये एक रिलीजियस टाउन है, ये एक माइनिंग सेंटर है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वहां पे सिर्फ वही फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। ये एक डोमिनेंट एंड एक यूनिक फीचर है उस रीजन का, लेकिन ऑब्वियसली दीज आर वेरी डायनेमिक इन नेचर एंड हेंस आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि यहाँ पे सिर्फ यही चीज हो रही है। इवेल्युएट द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन, इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्मार्ट सिटी मिशन का मेन एम क्या है? टू प्रोवाइड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग रीजन्स में एंड साथ में क्लीनलीनेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी ये फोकस करता है। तो बेसिकली एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल को ऑफर करना इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। मेन की फीचर स्मार्ट सिटीज का यही है कि स्मार्ट एंड मॉडर्न सॉल्यूशंस यूज करना है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एंड पब्लिक सर्विसेज को अवेलेबल कराने के लिए सोसाइटी में। अब इन सिटीज में हमें डिजास्टर्स को मैनेज करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को कम से कम यूटिलाइज करके सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ हमें हर एक सर्विस को प्रोवाइड करना है एट लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट एंड सस्टेनेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है। प्लस एक इंक्लूसिव नेचर हमें इसमें देखने को मिलता है कि हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं लेकिन वो सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी तक पहुंचना चाहिए, तो इंक्लूसिविटी जरूर मेंशन करके आना। एंड डेवलपमेंट प्लान किया जाता है कॉम्पैक्ट एरियाज में जो कि एक मॉडल सिटी की तरह सर्व कर सके कि भाई देखो यहाँ पे हमने ऐसे ऐसे किया है, बाकी रीजन्स उसको फॉलो कर सके। तो ये सारे हमने 5 पॉइंट देख लिए। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, साइनिंग ऑफ देव टेंगुड़िया। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।